स्नेह कुशवाहा का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्नेह इजी कंसेप्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृषि जंतु विज्ञान कक्षा 12 के विद्यार्थी, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उनका जो पहला चैप्टर चल रहा था उसी के ठीक आगे का पोर्शन मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको उनके आंसर दे रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका एग्जामिनेशन के लिए। अगर इनको आप करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके परीक्षाओं में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल जो मैंने क्वेश्चन जहाँ पर छोड़ा था आपको कि जीवाश्म का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, उससे ठीक बताया कि आपको जीवाश्म विज्ञान तो सभी लोग याद रख लेंगे, लेकिन पैलेंटोलॉजी आपको शब्द यहाँ पर याद रखना है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि ऐसा कौन सा जंतु है जो कि जंतुओं और पौधों के बीच की कड़ी जिसे कहा जाता है। तो इसमें आपको बताना चाहते हैं कि संघ प्रोटोजोआ का जो जंतु है यूग्लिना, जिसका नाम है, क्योंकि इस यूग्लिना में क्या होता है, ख़ास बात ये होती है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के कारण जो है ये ऑटोट्रॉफिक नेचर का भी हो जाता है। तो यानी कि जंतु होते हुए भी स्वयं पोषी की तरह व्यवहार ये करता है। लेकिन चूँकि ये एक एनिमल भी है, तो यहाँ पे इसके अंदर जो भोजन जो न्यूट्रिशन की विधि जो होती है, उसको लेने की विधि जो होती है, कैसी मिक्सोट्रॉफिक यहाँ पर होती है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि विषाणु या जिसे आप वायरस कहते हैं, इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है अच्छी तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप एक काम और कीजिएगा कि कुछ लक्षण विषाणुओं के निर्जीव जो लक्षण है उसके वो, और कुछ सजीव लक्षणों को भी आप याद रखिए। कम से कम 4 लक्षण आप याद कर लीजिएगा। कभी कभी ये भी पूछ देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि विषाणु की खोज किसने की थी, वायरस की खोज किसने की थी। तो आपको बताना चाहते हैं रशियन वैज्ञानिक थे दमित्री इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने विषाणुओं की खोज की थी। अब कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आता है कि विषाणुओं का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो आपको बताना चाहते हैं कि विषाणुओं का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा वायरोलॉजी में किया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें के अंतर्गत भ्रूण की रचना, उत्पत्ति और प्रवर्धन का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, भ्रूणकी या एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे आप एम्ब्रियोलॉजी शब्द याद रखिएगा, यानी कि एम्ब्रियो मीन्स भ्रूण होता है, तो इससे आप आसानी से याद रख पाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणकी का जनक किसे कहा जाता है। तो कार्ल वान बियर नामक वैज्ञानिक को भ्रूणकी का जनक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की क्रिया है। तो बताना चाहेंगे एक उपचय यानी एनाबालिक रिएक्शंस है, जबकि श्वसन क्या है कि एक अपचय या कैटाबालिक रिएक्शंस है। क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण कैसी है, सिंथेटिक रिएक्शंस इसमें होते हैं, और रेस्पिरेशन में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस वहाँ पे होते हैं। फिर अब चूँकि देखिए चाहे 6ठी क्लास की आप बुक उठाएंगे चाहे 7वीं क्लास की उठाएं, सभी में आपको सबसे पहले क्या है कि उस ब्रांच के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज शुरुआत में ही लिखी रहती है। जैसे आप यहाँ पर जंतु विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है। तो इसको आप याद रखिएगा। अरस्तु महोदय को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को ही जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और आता है कि जीव विज्ञान शब्द या बायोलॉजी शब्द किन वैज्ञानिकों ने दिया। तो आपको बताना चाहेंगे कि लेमार्क और ट्रेवरेनस नामक वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान शब्द दिया। तो देखिए यहाँ पे आप जो मैं बोल रहा हूँ उसके नोट्स भी आप
कॉपी पर लिखते जाइएगा। चाहे तो आप वीडियो के स्क्रीनशॉट लेते जाएं समय समय पे, या जो मैं बोल रहा हूँ उसको पास करके आप लिखते जाएं। अब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो बताना चाहेंगे आप सूक्ष्म जीव मीन्स कौन से हो गए, जो कि आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, जिनको जैसे यानी कि बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, ये जिनको माइक्रोस्कोप से ही आप सीन कर पाते हैं, वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो इसको सूक्ष्म जीवों को माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, यानी कि इसी ब्रांच में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इंसेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है, जिसमें उसको बोलते हैं कीट विज्ञान। लेकिन कीट विज्ञान ना आपको याद रख के आपको एंटोमोलॉजी शब्द याद रखना है, क्योंकि यही पूछा जाता है। एंटोमोलॉजी यानी कि कीटों का अध्ययन किया जाता है, एंटोमोलॉजी शाखा में किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बनेंगे उन पर ही मैं अक्सर चर्चा यहाँ पे कर रहा हूँ। सजीव निर्जीव में आप अंतर जो है कम से कम आप चार अंतर याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यही सजीव में हो जाएगा कि उसकी आकार और आकृति कैसे सजीवों में निश्चित मिलेगी। लेकिन अगर निर्जीव कोई जंतु है तो वो निर्जीव कोई थिंग्स है, वस्तु है, तो वहाँ पे आकार और आकृति कैसी अनिश्चित रहती है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको नेचर में मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक मनुष्य है, तो उसका देखेंगे आकार जो शेप होता है वो एक कन्फर्म होता है, निश्चित होता है। आकृति भी एक प्रकार की वो निश्चित होती है उसकी। लेकिन कोई निर्जीव वस्तु है, अगर आप कुर्सी मेज़ की ही बात करें तो उस पर देखेंगे कि आप डिफरेंट मॉडल्स की आपको चेयर्स भी मिल जाएंगे, टेबल भी मिल जाएंगे। तो किसी भी प्रकार की निर्जीव थिंग्स हैं अगर वो, तो उनकी ये अनिश्चितताएँ आकार और आकृति में रहती हैं। फिर नेक्स्ट इसका पॉइंट्स है कि प्रत्येक जीवधारी की जो शरीर की रचनात्मक इकाई है क्या है, कोशिका है। कोशिका क्या है, सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो ये प्रत्येक जीवधारी में पाई जाएगी, यानी कि जीवधारियों का शरीर कोशिका से मिलकर ही बनता है। अब निर्जीवों में क्या होता है यहाँ पे कि निर्जीवों का निर्माण कोशिकाओं से नहीं होता है, तो उसके लिए डिफरेंट मटेरियल्स हो सकते हैं। फिर इसके अलावा क्या है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म, जिसे कि जीवन का आधार हक्सले ने कहा था। तो ये ही एक बेस्ड मटेरियल है जिसकी वजह से एक जीवधारी का जीवन संभव हो पाता है। तो अब जीवधारियों का शरीर किससे बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कोशिकाओं के अंदर क्या द्रव पदार्थ होता है, जीव द्रव्य होता है। कभी कभी ये भी पूछ देते हैं कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, तो आपको यहाँ पे परकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य की खोज की थी। लेकिन निर्जीवों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं होता है। तो ये 3 लक्षण यहाँ पर हो गए हैं। नेक्स्ट आप बढ़ेंगे अगले पॉइंट्स की तरफ। तो जीवधारियों में देखेंगे कि जैसे आपका ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप भोजन भी करते हैं, यानी कि पोषण करते हैं। श्वसन यानी कि सांस भी आप ले रहे हैं, फिर उसको बाहर भी निकाल रहे हैं। उत्सर्जन क्रिया, जो आपने भोजन किया और फिर वो उसमें से कुछ पार्ट डाइजेस्ट होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो उत्सर्जन क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। या आप पानी पीते हैं तो पानी के माध्यम से भी उत्सर्जन क्रिया शरीर में होती रहती है, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल भी आप करते रहते हैं। प्रचलन लोकोमोशन करते हैं आप। तो ये सारे जीवधारियों के लक्षण हैं जो कि एक आप में भी विद्यमान रहते हैं। तो इसको अपने तरीके से आप याद रखिए, जो लक्षण आप में हैं वे एक सामान्य जीवधारियों में भी होते हैं और ये लक्षण निर्जीवों में नहीं मिलेंगे। फिर जो वृद्धि होती है सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है, निर्जीवों में बाह्य वृद्धि होगी। फिर अनुकूलता का गुण पाया जाता है। देखा होगा कि अक्सर जब सर्दी शुरू हो जाती है तो हम लोग कपड़े ज़्यादा पहनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वातावरण के अनुसार अपने आप को हम अनुकूलित कर सकें, इसीलिए ऐसा करते हैं। लेकिन निर्जीवों में ऐसा कुछ गुण नहीं पाया जाता है। फिर दूसरी सबसे जो एक महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर क्या देखेंगे आपकी, सजीवों में अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यानी कि सजीव क्या होते हैं कि रिप्रोडक्टिव पावर्स रखते हैं, पोटेंशियल उनके अंदर होता है जो कि अपने ऐसी संतानों को जनरेट कर सकते हैं। निर्जीवों में ऐसा कुछ गुण नहीं मिलेगा। तो यही यहाँ पे अंतर है सजीव निर्जीव में। आप इनको अच्छी तरह से याद रखिएगा।
तो ये पहला चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त हो रहा है। देखिए मैंने कहा कि जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनको मैं यहाँ पर बताऊँगा। एक देखिए कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि आनुवांशिकी का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है। थोड़ी सी चर्चा अमीबा के जैविक महत्व के बारे में कर लेते हैं। देखिए अमीबा यूनिसेलुलर एनिमल है, एक कोषीय जंतु है जो कि संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। तो इसकी खास बात यही होती है कि एक तो इसका जो शेप होता है, आकार होता है, कैसा अनिश्चित होता है, इरेगुलर होता है, अनियमित होता है। इसके अलावा क्या होता है इसकी खास बात कि इसमें प्रसलन अंग जो होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स के पादाव या स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, और एक्सेस वाटर या अतिरिक्त जल को बाहर निकालने के लिए इसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल या संकुचन से रिक्तकाएँ भी पाई जाती हैं। अब चूंकि अमीबा की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसका शरीर यूनिसेलुलर होता है, एक कोशीय होता है, और इसका जो जीव द्रव्य होता है ना वो कायिक द्रव्य और जनन द्रव्य यानी कि सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म में बटा हुआ नहीं होता है। जैसे ही ये कोशिका का विभाजन होता है तो तुरंत ही एक अमीबी से डाटर अमीबी या पुत्री अमीबी बन जाती हैं। यही कारण है कि अमीबा को अविनाशी या अमर कहते हैं। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, आपको नोट्स बनाने में हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करते रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूं। नेक्स्ट वीडियो में आपके सेकेंड टॉपिक जो आपका है चैप्टर है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, उसको हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।